नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु यादव। दोस्तों, हम लोग इंटरमीडिएट का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे, तो बीच में थोड़ा सा मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं आ सका आप लोगों के बीच में, तो थोड़ा सा एक गैप बन गया। लेकिन फिर से अब थोड़ा सा मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, फिर से आप लोगों के बीच में हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके इंटरमीडिएट का जो 12th चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तीसरा चैप्टर है आपका, और आपके रसायन विज्ञान का टोटल 12th नंबर चैप्टर जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों की बात करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोग इनका आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे। साथ ही साथ कार्बोनिल समूह किसे कहते हैं, कार्बोनिल समूह के बारे में जानकारी देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्लीज आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि भैया बेस ही है ये। ठीक है, तो इस पूरे जो आपका चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस चैप्टर का बेस मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। आप लोग इससे पहले देख चुके हैं कि मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर समाप्त कर दिए हैं, जिसमें से आप दोनों का जो चैप्टर है वो 5-5 नंबर के आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। 2021 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें 5-5 नंबर के दोनों आपके चैप्टर आएंगे, जबकि आपका जो ये एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स कैरी करेगा। कितने मार्क्स दोस्तों? 6 मार्क कैरी करेगा। अब सोच लीजिए आप लोगों के लिए मैं इसके बाद जस्ट आपको पढ़ाऊंगा एमीन। एमीन में भी लगभग आपके 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस महीने के अंत तक आपका 20 नंबर का केमिस्ट्री, या जो मैं कहूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट करा दूंगा। तो आप लोग कृपया करके जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे इसका रिवीजन करिए और वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कार्बोनिल समूह के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? कार्बोनिल समूह के बारे में। क्या होता है कार्बोनिल समूह? ठीक है, कार्बोनिल समूह। तो जो दोस्तों आपका कार्बोनिल समूह होता है, यह होता है कार्बन, जब किसी यौगिक में जो कार्बन परमाणु है वह दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से क्या हो, डबल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ जाए। मतलब एक ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध पाया जाता है, तो इस प्रकार के समूह को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह बोलते हैं। तो जो कार्बोनिल समूह का जो ऑक्सीजन से जुड़ने वाला कार्बन परमाणु होता है, उस कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? sp2 संकरण पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? जो आपका कार्बोनिल समूह होगा। कार्बोनिल समूह किसे कहते हैं? आपने अभी अभी बताया कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध पाया जाए। ठीक है, तो यहां पर तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध पाया जाएगा। इसका मतलब जो ये समूह होगा इसको आप क्या बोलेंगे? कार्बोनिल समूह बोलेंगे। और जो कार्बन होगा इस पर क्या पाया जाएगा? कौन सा संकरण पाया जाएगा? sp2 संकरण। अभी अभी हमने आपको बताया कि sp2 संकरण पाया जाएगा। और यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण समूह होता है। कौन? यही कार्बोनिल समूह। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए परिभाषा भी बोर्ड पर लिख रखी है। ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध पाया जाता है उसे कार्बोनिल समूह कहते हैं। कार्बोनिल समूह का कार्बन पर sp2 संकरण होता है। मैंने आप लोगों को ये बोर्ड पर लिख रखा है, तो आप लोग इसको नोट कर लें। और इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कार्बोनिल समूह में 2 चीजें पाई जा रही हैं, 2 परमाणु पाए जा रहे हैं। एक तो आपका कार्बन हो गया, दूसरा आपका ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो जो आपका कार्बोनिल का कार्बन होता है वह इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र का कार्य करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र का। और ये ऑक्सीजन क्या करेगा? कार्बोनिल का ऑक्सीजन, यह नाभिक रागी केंद्र का कार्य करेगा। अर्थात आप बोल सकते हैं कि जो आपका कार्बन होगा यह इलेक्ट्रॉन रागी, इसका मतलब लुईस अम्ल के तरीके से वर्क करेगा, और यह क्या करेगा? लुईस क्षार के तरीके से वर्क करेगा। ऑक्सीजन, कार्बोनिल का कार्बन लुईस अम्ल और ऑक्सीजन लुईस क्षार के तरीके से वर्क करेगा। बात समझ में भैया? तो उम्मीद करते हैं आपको कार्बोनिल समूह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, इनका हम लोग आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। इनके जो है जो सामान्य सूत्र होते हैं वो सामान्य सूत्र कैसे निकाल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्या होता है सामान्य सूत्र, तो इनमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए
इसके पहले इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम लिखते हैं यहाँ पर 3 कॉलम लेते हैं। एक में लिखते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। दूसरा आपका लेते हैं कीटोन, दूसरा आपका क्या लेते हैं, कीटोन लेते हैं। और तीसरे कॉलम में हम लोग लेते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम इन तीनों का कंपैरेटिव एक बार से यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं, इसके बाद हम इसका जो है अलग से सबका अलग अलग बता देंगे। देखिए कंपैरेटिव मतलब ये हो गया कि इसे हम सर्वप्रथम इसका जो है क्रियात्मक समूह लिख देते हैं, ठीक है। क्रियात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप, किसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, तो एल्डिहाइड में होगा जो आपका वह होगा CHO फंक्शनल ग्रुप। क्या होगा, CHO फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। ये आपका ये हो गया CHO फंक्शनल ग्रुप। बात समझ में आई। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। आप लोग देख रहे होंगे कि कार्बन पे 1 बॉन्ड यहाँ से, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन वाला और 1 हाइड्रोजन वाला, 4 वैलेंसी पूरी हो गई। तो CHO फंक्शनल ग्रुप किसका होता है, एल्डिहाइड का। वहीं पर आपका कीटोन का क्या होता है, कीटोन का होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ से कोई जो आपका R' और R जुड़ जाए। बात समझ में आई। तो यहाँ पे हम R ले लेते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ RCHO, आप लोग इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं RCHO, ठीक है। ये किसका है, आपका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि R', ठीक है, CR डबल बॉन्ड O देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध है और जो रिमेनिंग वैलेंसीज हैं वो किसी एल्किल समूह के द्वारा फिलअप की जा रही है। यहाँ पर क्या था कि जो रिमेनिंग वैलेंसी थी वह किसके द्वारा, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ रहा था। बात समझ में आई। अब कार्बोक्सिलिक समूह में क्या होता है, इसका जो हमारा क्रियात्मक समूह या फंक्शनल समूह होता है वह होता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। ये होता है RCOOH बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, RCOOH बोलते हैं, ठीक है। या आपको जहां पे COH समूह जुड़ दिख रहा है वह आपका कंपाउंड क्या होगा, समझ जाइएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। जहां पर आपको C डबल बॉन्ड O दिख जाए वहां पर आप समझ जाइएगा कि आपका जो दिया गया यौगिक है वो क्या है, कीटोन है। इसी प्रकार से जहां पर भी आपको CHO समूह जुड़ा दिख जाए, ये CHO समूह जुड़ा दिख जाए, आप वहां पे समझ जाइएगा कि एल्डिहाइड है। बात समझ में आई इतनी। चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और इनके जो है हम लोग देखते हैं क्या, सामान्य सूत्र देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों, सामान्य सूत्र देखते हैं, ठीक। किस प्रकार से इनका सामान्य सूत्र होता है, तो जो एल्डिहाइड होता है इसका सामान्य सूत्र होता है CN, ठीक है। क्या होता है, CnH2nO होता है। सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2nO होता है। वहीं पर आपके कीटोन का भी सामान्य सूत्र यही होता है, CnH2nO होता है। तथा जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है इसका जो रासायनिक जो आपका सूत्र होता है वह होता है, जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2nO2। बात समझ में आई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रियात्मक समूह में 2 O ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं ना, 2 ऑक्सीजन, ठीक। इसी वजह से यहाँ पर O2 होता है। यहाँ पर आप लोग देखिए क्रियात्मक समूह में सिर्फ 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी क्रियात्मक समूह में सिर्फ 1 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब यहाँ पर CnH2nO होगा, कीटोन में CnH2nO होगा, कार्बोक्सिलिक समूह में हो जाएगा CnH2nO2 हो जाएगा। इतनी बात उम्मीद करते हैं अभी तक आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए इसके बाद इसका हम लोग IUPAC नामकरण देखते हैं कि IUPAC नामकरण क्या अनुलग्न या पूर्वलग्न लगा करके करते हैं। तो हम लोग अनुलग्न के हिसाब से देखते हैं, जिसको आप लोग जो है सफिक्स बोलते हैं, ठीक है, IUPAC।
तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, जो आपका एल्केन होता है, ठीक है, तो एल्केन से हम लोग ई हटाते हैं और क्या जोड़ देते हैं, अल जोड़ देते हैं इसमें, तो एल्केनल बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्केनल बन जाता है, ठीक है, एल्केनल। जैसे आप लोग अभी हम आपको इसका डिटेल जो है इसके बाद बता रहे हैं। वहीं पे आपका जो कीटोन होता है, तो कीटोन से हम लोग ई हटाते हैं और ओन जोड़ देते हैं, ठीक है, तो एल्केनोन हो जाता है, एल्केनोन हो जाता है, ठीक। जबकि आपका जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है इसमें ओइक एसिड लगाया जाता है, ठीक है, तो एल्केनोइक एसिड हो जाता है या एल्केनोइक अम्ल हो जाता है। इसका नामकरण जब करेंगे तो एल्केनोइक अम्ल, एल्केनोइक अम्ल बन जाता है, ठीक है। तो यह हो गया आपको एक कॉमन तरीके से मैंने बता दिया कि मोटी मोटा आपको क्या क्या जो समूह मिलेंगे, एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का C डबल बॉन्ड O और कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH मिलेगा। वहीं पे जो सामान्य सूत्र होगा, एल्डिहाइड का CnH2nO होगा, कीटोन का CnH2nO होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का CnH2nO2 होगा। इसी प्रकार से मैंने IUPAC बताया, एल्डिहाइड में हम लोग एल्केन से ई हटा करके अल जोड़ते हैं, वहीं पे कीटोन में हम लोग एल्केन से ई हटा के ओन जोड़ते हैं, वहीं पर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल में एल्केन से ई हटाकर ओइक एसिड या ओइक अम्ल जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से इनका नामकरण किया जा सकता है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग सर्वप्रथम एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग अब देखते हैं एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2nO, ठीक। अब इस फार्मूले पर यदि हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, कितना रखें, n का मान 1 रखें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तब ये जो है तो हमारा जो सूत्र निकल के आएगा, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल करके आएगा वो आएगा CH2O। इसको हम लोग लिख सकते हैं HCHO, क्योंकि आपको फंक्शनल समूह जो है HCHO रखना है, क्योंकि एल्डिहाइड आप लोग बना रहे हैं, तो हो जाएगा आपका HCHO। इसी को आप लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक। तो यह हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में क्या किया जाता है, आप लोग देखे होंगे, जब आप जो बायो वाले स्टूडेंट होंगे वो जानते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड में जो भी स्पेसिमेन आपका बायोलॉजी वाला रहता है उसको प्रिजर्व रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड में ही। चलिए, अब आपने देखा कि अब हमको करना है एल्डिहाइड का नामकरण। नामकरण करने का 2 तरीका होता है, एक तो होता है साधारण नामकरण और दूसरा होता है IUPAC नामकरण। तो साधारण नामकरण आप सब लोग जानते हैं, जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है ये आपका साधारण नाम है। हम लोग पढ़ना है IUPAC नामकरण। तो IUPAC नामकरण करते समय हम लोग सर्वप्रथम क्या करते हैं, एल्केन संगत जो आपका हाइड्रोकार्बन है उसका नाम लिखते हैं, एल्केन हो गया, ठीक। एल्केन से फिर हम लोग क्या करते हैं, देखिए इंग्लिश में कर लीजिए, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा, हिंदी में इसके बाद लिख देते हैं, ALKANE होता है एल्केन। एल्केन से ई हटा दिया जाता है और जोड़ा क्या जाता है, अल। क्या जोड़ दिया जाता है, अल जोड़ दिया जाता है। एल्केन -E प्लस अल। देखिए आप लोग एल्कोहल पढ़े थे तो वहां पर याद आ रहा हो आल जोड़ा जाता था, OL जोड़ा जाता था। अब एल्डिहाइड पर यहाँ पे अल जोड़ा जाता है, ठीक है। अब यह बन जाएगा एल्केनल। क्या बन जाएगा, एल्केनल। ये हो गया आपका एल्केनल, ठीक। ये हो गया इसका IUPAC नामकरण। अब हम लोग जब एल्डिहाइड का नामकरण करते हैं तो जो इसका क्रियात्मक समूह वाला कार्बन होता है उसको काउंट कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा,
जो एल्डिहाइड का जो CHO ग्रुप का जो मतलब एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसको हम लोग नंबरिंग करते समय इसके कार्बन को काउंट कर लेते हैं टोटल कार्बन चेन में। ठीक, अब यहां पर आप लोग देखिए कितने कार्बन समूह जुड़ा हुआ है, कितना कार्बन परमाणु है, तो सिर्फ आप लोग को दिख रहा होगा सिर्फ एक कार्बन परमाणु है। एक कार्बन परमाणु पर जनक हाइड्रोकार्बन का क्या नाम होता है? मेथेन होता है ना भैया। तो आपने लिख लिया मेथेन, METHANE, मेथेन माइनस E प्लस अल, तो क्या हो जाएगा? मेथेनल हो जाएगा। METHANAL, ई हटके AL जुड़ गया, इसको आप लोग बोलते हैं मेथेनल। ठीक, आपका मेथेनल हो गया। मेथेनल इसका IUPAC नामकरण हो गया, किसका? फॉर्मेल्डिहाइड का। बात समझ में आई? इसी प्रकार से एक दो और हम लोग देखते हैं। अगला है आपका CH3 CH2 CHO। ठीक, चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं। यदि इसका देखा जाए तो हम लोग देखेंगे यहां पर 1 2 3 कार्बन जुड़े हुए हैं और नंबरिंग हम लोग कहां से करेंगे? नंबरिंग सदैव जहां पर आपके एल्डिहाइड समूह को प्रथम वरीयता प्राप्त होगी वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहां से 1 2 3 कार्बन का आपका चेन है। 3 कार्बन पे आपका जनक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एल्केन का क्या नाम होता है? प्रोपेन नाम होता है ना, मेथ एथ प्रोप। ठीक है, तो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक, अब प्रोपेन से ई हटा के अल जोड़ दीजिए तो हो जाएगा क्या? प्रोपेनल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। 1 आ गया, क्योंकि 1 पोजीशन पर आपका CHO समूह जुड़ा हुआ है। लिखिए या ना लिखिए, प्रोपेनल 1 लिख दीजिए, चाहे प्रोपेनल छोड़ दीजिए, इतना लिख करके प्रोपेनल लिख करके। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इसका नामकरण किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने n की वैल्यू 1 रखी थी। अच्छा, n की वैल्यू यदि हम लोग 2 रख लें, चलिए आइए उसका भी देख लेते हैं। नहीं तो आप लोग कहेंगे बस सर एक ही एग्जाम्पल बता के छोड़ दिए। n की वैल्यू अगर हम लोग 2 रख लेते हैं तो आपका जो फार्मूला है, इस फार्मूले पे यदि n की वैल्यू 2 रखिए तो आ जाएगा C2, और 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, H की वैल्यू 4 और ऑक्सीजन यह है ही। ठीक, तो आ गया C2H4O। तो आपको C2 में ही CHO को भी शामिल करना है। इसका मतलब एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, यहां पर CHO हो गया आपका। ठीक, और यहां पर क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, मतलब CH3CHO। अगर इससे आपसे पूछा जाए इसका IUPAC नामकरण करिए तो भैया फटाफट कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका IUPAC नामकरण। इसको आप लोग बोलते हैं साधारण भाषा में एस्टल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एस्टल्डिहाइड। अच्छा, अभी अभी हमने बताया कि यहाँ पर कितने कार्बन है काउंट कर लीजिए, और आप फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी काउंट करते हैं। 1 2 कार्बन हो गए। तो 2 कार्बन पर जनक हाइड्रोकार्बन का क्या नाम होता है? एथ होता है, एथेन होता है। तो लिखिए ETHAN, ई न लगाइए आप लोग क्योंकि ये जान ही रहे हैं बार बार वही क्या लिखें। ई हटा करके AL जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हो गया एथेनल। क्या हो गया? एथेनल। बात समझ में आई भैया? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं किस प्रकार से कीटोन का IUPAC नामकरण कर सकते हैं। दोस्तों स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IUPAC नामकरण आपका जितना मैंने पढ़ाया है मैंने स्टार्ट किया था आपको हेलो एल्केन व हेलो एरीन से, तो हेलो एल्केन हेलो एरीन का बताया, साथ ही साथ आपका अल्कोहल, फिनाल और ईथर का बताया। अब मैं आपको एल्डिहाइड का बता चुका हूं, इसके आगे मैं कीटोन का बताऊंगा, फिर मैं आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का बताऊंगा और इसके बाद अमीन का बताऊंगा। तो इतने में से आपका कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, डेफिनेट है। और यह चैप्टर पर्टिकुलर आपका 6 मार्क का है, तो इसका मतलब इसको तैयार करने के बाद आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 16 नंबर तैयार। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कीटोन का IUPAC नामकरण। तो
तो जैसे मैंने आपको एल्डिहाइड का बताया था, सेम आपका कीटोन का चलेगा, बस कीटोन में हम लोग क्या लगा देंगे, ओन लगा देंगे। चलिए, जैसे वहां पे हम लोग लिखते थे एल्केन माइनस ई, वहां पे हम लोग लिखते थे, याद आ रहा हो आपको, एल्डिहाइड में तो अल लगाते थे, यहां पर क्या लगाएंगे, ओन लगा देंगे। ठीक, क्या लगा देंगे, ओन, और ये फिर क्या बन जाएगा, एल्केनोन बन जाएगा। ठीक है, एल्केनोन हो गया। क्या हो गया, एल्केनोन, एल्केनोन बन गया। चलिए, आप लोगों को हिंदी में लिख दिया, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर आपने हिंदी में नहीं लिखा, अंग्रेजी में ही लिखा। तो आप लोगों को लिख करके मैंने बता दिया। अब देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, वही जो होता है एल्डिहाइड का वही सेम होता है कीटोन का। अब आपको लिखना है कीटोन का IUPAC नामकरण। इसमें क्या होता है, हमने आपको बताया फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है। ठीक, अब आप यहां पर कार्बन की वैल्यू आप लोग रख दीजिए 3, n का वैल्यू क्या रख दीजिए 3, तो आपका हो जाएगा C3H6O हो जाएगा। अब इसका आपको IUPAC नामकरण करना है, तो पहले लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे इसको, आप लोग लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, 1 2 3 कार्बन हो गए, 6 आपके हाइड्रोजन हो गया, एक आपका जो है ऑक्सीजन हो गया, C3H6O बन गया। इसका अगर आपको IUPAC नामकरण करना है तो आप लोग सर्वप्रथम क्या कीजिए, संगत एल्केन का नाम लिखिए। 1 2 3, 3 कार्बन मतलब प्रोप का मतलब प्रोपेन। ठीक, अब हो गया प्रोपेन, क्या हो गया, प्रोपेन। बहुत ही आसान भाषा में समझा रहे हैं भैया। प्रोपेन माइनस ई प्लस क्या, ओन, प्रोपेन माइनस ई प्लस ओन। अब क्या ये बन जाएगा आपका, प्रोपेनोन बन जाएगा, प्रोपेनोन। बात समझ में आई, क्या बन गया आपका, प्रोपेनोन। अच्छा, अब देखिए किस कार्बन पर आपका कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 2 3, इधर से भी करेंगे तो 1 2 3, इसका मतलब दूसरे पोजीशन पर चाहे इधर से जोड़ेंगे आएगा, तो ये हो गया प्रोपेनोन 2। बात समझ में आई। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, n इक्वल टू यदि हम लोग 4 ले लें, n इक्वल टू यदि हम लोग 4 लेंगे तो आ जाएगा C4H8O। चलिए इसका देख लेते हैं, इसका आएगा आपका कुछ इस प्रकार से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, 1 2 3 4 कार्बन। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे तो तीसरा नंबर आएगा, इधर से करेंगे तो दूसरा नंबर आएगा। तो हमें मिनिमम मार्क वाले पे जाना है, तो इसका मतलब इधर से करेंगे। ठीक, और 3 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 5 हो गया, 3 इधर 8, इसका आपको 8 ही चाहिए, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब इसका IUPAC नामकरण करते समय हम लोग जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके कार्बन गिन लेते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो इसका मतलब ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटेन से ई हटाएंगे, ओन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। क्या हो गया, ब्यूटेनोन। क्या हो गया भैया, ब्यूटेनोन। और किस कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है, 2, तो ब्यूटेनोन 2 हो गया। बात समझ में आई। इसी प्रकार से आपका पेंटेनोन वगैरह बन सकता है। तो आप लोग जो है n की वैल्यू जो है बढ़ाते जाइएगा इस फार्मूले में, n की वैल्यू। अब जैसे मैंने 4 तक कर दिया तो 5 6 7 8 आप लोग करते जाइएगा, और आपको नया कंपाउंड जो प्राप्त होगा उसका आप लोग IUPAC नामकरण लिखिएगा, लिख करके कमेंट करिएगा। बात समझ में आई। तो आप लोग इसका जो आगे का काम करेंगे, ये आप लोगों के लिए आज का होमवर्क है। अगला है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका IUPAC नामकरण देखना है। तो चलिए आइए देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नामकरण। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो सर्वप्रथम जो आपका IUPAC नाम होता है, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसका नामकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो आपका साधारण
नाम, दूसरा आपका IUPAC नाम। साधारण नाम आप लोग जानते ही हैं, उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग अब देखिए इसका IUPAC नामकरण। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला लिखा गया दिख रहा है, यह फार्मूला होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है। क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र? CnH2nO2 होता है। देखिए अभी तक आपने जब कीटोन और कीटोन के साथ साथ क्या पढ़ा, एल्डिहाइड पढ़ा। तो एल्डिहाइड और कीटोन में जो जनरल फार्मूला होता था वो होता था CnH2nO होता था, लेकिन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल में O2 हो रहा है। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये चीज है ध्यान देने वाली। दूसरा बात, जब हम लोग इसका नामकरण करते हैं तो जो संगत एल्केन का नाम लिखते हैं या संगत हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं, इसका मतलब जो एल्केन लिखेंगे, एल्केन से आप लोग ई हटाते हैं और क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल या ओइक एसिड जोड़ देते हैं, ओइक एसिड जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। ठीक, हिंदी में अगर आप लोग लिखें तो क्या होगा, एल्केन माइनस ई प्लस ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ये हो जाएगा क्या, एल्केनोइक अम्ल, एल्केनोइक अम्ल हो गया। बात समझ में आई दोस्तों? तो चलिए हम लोग इस फार्मूले में नाम नंबर मतलब n की वैल्यू रखते हैं और यहाँ से जो भी निकल करके आएगा उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका IUPAC नाम लिखते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो भी क्रियात्मक समूह का कार्बन होगा उसको भी हम लोग काउंट करेंगे। चेन में उस कार्बन को भी काउंट किया जाएगा जो इसका क्रियात्मक समूह होता है। क्रियात्मक समूह क्या होता है, पहले हमने बता रखा है, COOH होता है। बात समझ में आई? तो चलिए अगर n की वैल्यू हम लोग 3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो यदि n की वैल्यू 3 रखेंगे तो हो जाएगा C3H6O2। अब यहां पर आपको 3 कार्बन लेना है, 3 कार्बन ले लीजिए, 1 2 3 कार्बन, और यहाँ आपका हो गया COOH हो गया। इस पर आपका क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, इस पर आपका H3 हो गया। आप देख रहे हैं कि 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन यहाँ लिखा गया है, 2 ऑक्सीजन, 1 और 2 ऑक्सीजन, और 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन यहाँ पे। अब ये आपका कंपाउंड हो गया। इस कंपाउंड का यदि आपको IUPAC नामकरण करना है तो आप लोग प्रायोरिटी किधर देंगे, जिधर फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर या लीस्ट नंबर मिल जाए या पहला नंबर प्राप्त हो जाए। तो यहाँ 1 2 3, इधर से अगर करें तो 1 2 3, यहाँ से अगर इधर से करेंगे बाएं साइड से करेंगे तो तीसरा पोजीशन प्राप्त हो रहा है इस कार्बन पर। इसका मतलब ये वाला गलत तरीका है, ये वाला नंबरिंग का सही तरीका है। बात समझ में आई? तो 3 कार्बन पर जनक हाइड्रोकार्बन का क्या नाम होगा, प्रोपेन। क्या होगा, प्रोपेन। अब प्रोपेन से ई हटा दीजिए, प्रोपेन माइनस ई प्लस ओइक अम्ल, क्या जोड़ दीजिए इसमें, ओइक अम्ल को जोड़ दीजिए। तो जो आपका बन करके आएगा प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल 1। क्यों? क्योंकि पहले कार्बन पर आपका क्या है, क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। बात समझ में आई? इसी प्रकार से आप अगला लीजिए, n की वैल्यू आप लोग 5 रख ले लीजिए, C5H10O2 आ गया। ठीक, अब हम लोग लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 COOH, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, इसका मतलब जो है यह पेंटेन हो जाएगा, और पेंटेन से ई हटाएंगे, ओइक अम्ल जोड़ देंगे तो हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल या पेंटेनोइक एसिड 1। ठीक, तो हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक
अम्ल। ठीक, तो यह हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने अभी तक सीखा कि किस प्रकार से हम लोग एल्डिहाइड का, किस प्रकार से कीटोन का और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नामकरण कर सकते हैं। साधारण नाम आप इन तीनों के सभी के जानते हैं। हमने अभी इस वीडियो में चर्चा किया जब शुरू से लेकर अभी अंत तक, एक तो कार्बोनिल समूह की चर्चा की, तो वहां पे हमने बताया कि एक ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध पाया जाए तो इस प्रकार के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोनिल समूह बोलते हैं। तो जो कार्बोनिल समूह का कार्बन होता है, ऑक्सीजन से जो अटैच कार्बन होता है उस पर क्या पाया जाता है, sp2 संकर्ण पाया जाता है। ठीक, और साथ ही साथ हम लोगों ने वहां पे चर्चा किया कि आपका जो एल्डिहाइड है, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, साथ ही साथ इनका IUPAC नामकरण हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह चीज, आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। और जो भी मैंने आपसे बताया है कि जैसे आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड तथा कीटोन तीनों का जितना मैंने आपको जो फार्मूला बताया है उस फार्मूले पे एक या दो एग्जांपल बताए हैं एन की वैल्यू रख करके। ठीक है, तो आप लोग जितना मैंने एन की वैल्यू जो नहीं रखी है 10 तक एन की वैल्यू आप लोग रिमेनिंग वैल्यू रखिएगा और उसका जो है एक नया मॉलिक्यूलर फार्मूला तैयार करिएगा, उसका स्ट्रक्चर बनाइए और स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसका IUPAC नाम लिख करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आपका एल्डिहाइड कीटोन का विरचन पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसी वीडियो में हम लोग इनके भौतिक गुणों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।